हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का लेक्चर अभी डाउट लेक्चर है। तो बोलो, डाउट्स हैं तो किसी को तो बोलो। एनहाइड्रस मतलब वाटर निकलने के बाद जो बचता है वो एनहाइड्रस होता है, विवेक। वाटर निकाल दो तो जो बचेगा वो एनहाइड्रस होगा। यस वेदांत, यू कैन आस्क। ओके, 9:26:34, 1 मिनट। सो वेदांत का डाउट है गैसेस का फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव ऑफ गैसेस स्टेट। ओके, फ्लैक फ्लैक्सी फ्लैक क्या नाम है भाई? फेलिक्स। ओके सॉरी, फेलिक्स के भी डाउट है। तो तो 9:29:34। 9:29 नहीं है, कौन सा है? 26। ओके, 9:26:34। फेलिक्स, तुम्हारे भी फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के ही है ना? गैसेस है ना तुम्हारा भी फेलिक्स? ओके, 13:17। 13:17, देन 27। 27। 33:34। 33:34, 37:38 एंड 43। ओके, इसके अलावा किसी का डाउट है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में? गैसेस फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा किसी को भी डाउट? ओके, 34 दो बार आ गया है। वेदांत 29। ओ या 26 नहीं था तुम्हारा, 29 था, सॉरी। वेदांत 26 नहीं, 29 था ना? ओके, और किसी का कोई है इसके अलावा डाउट? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, गैसेस फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कोई और डाउट है? दक्ष, TWT डाउट्स भी ले लेंगे, पहले ये डाउट्स ले लेते हैं गैसेस बुकलेट के। और किसी का कोई डाउट है? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 तो क्लास में कराया है यार। वेदांत, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास में कराया है भाई। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग तो लास्ट लेक्चर में बताया है ना भाई। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग लास्ट लेक्चर में बताया है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके काइनेटिक एनर्जी का एवरेज। हमारे हमारे पास मान लो 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 मॉलिक्यूल की कुछ अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसका जो एवरेज है दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वेदांत, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने लास्ट लेक्चर में कराया है ना, मतलब सॉरी नॉट लास्ट लेक्चर, ये तो क्लास में कराया है क्वेश्चन, हमने सॉल्व कराया है प्रॉपर। प्रॉपर सॉल्व कराया है, तुमने नहीं देखा? क्लास अटेंड नहीं किया था क्या? ठीक है, नोट चेक करो एक बार। देन क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, 5.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस occupies the same volume as 0.14 gram of hydrogen at 17 डिग्री एंड सेम प्रेशर। अब देखो क्या है, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 अपॉन N2 T2, यही होता है ना। अब उसने क्या बोला कि सेम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सेम है तो वो कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। V1 से V2 कैंसिल आउट कर दो। इसके अलावा वो सेम प्रेशर भी बोल रहा है, तो P1 को P2 से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या आ गया, N1 T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, N2 T2 आ गया। ओके, सो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट वाली के कितने, 5.4 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलार मास कर दो, जो कि एक्चुअली हमें नहीं पता, निकालना मान लो एक्स है, इंटू T1। T1 कितना हो गया, 300 इज इक्वल टू N2 T2। दूसरे के कितने मोल्स है, 0.14 डिवाइड बाय मोलार मास 2 इंटू टेम्परेचर कितना है 290। तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, एक्स आ जाएगा 5.4 इंटू 300 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.14 इंटू 290। क्लियर है फेलिक्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 17। So in question number 17, 0.2 mole of sample of hydrocarbon CXHY yields after complete combustion with excess O2 gas 0.8 mole of CO2 and 1 mole of H2O। तो देखो हमारे पास क्या है, CXHY प्लस बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, कंबसन वाली रिएक्शन को, तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन होता था। तो CXHY के कितने मोल है, 0.2 मोल है, ऑक्सीजन एक्सेस में है। CO2 के कितने मोल बन रहे हैं, CO2 के मोल बन रहे हैं 0.8 एंड H2O के कितने मोल बन रहे हैं, H2O के मोल बन रहे हैं 1। तो यार स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो, उसी रेशियो में मोल्स रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते। तो देखो CXHY का 1 मोल अगर रिएक्ट करता है तो CO2 का कितना बनाता है, 1 मोल से बनता है x मोल, 1 से कितना बनता है x, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा बताओ, 0.2 मोल से बनेगा 0.2x। तो ये 0.8 मोल जो है 0.2x होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई ना, ठीक है। सिमिलरली इसके 1 मोल से H2O का कितना मोल बनता है, y/2 बनता है। तो 1 मोल से y/2 बनता है, तो 0.2 से कितना बनेगा, 0.2 से बनेगा 0.2 इंटू y/2, ये हम बोल सकते हैं 0.1y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू यहाँ से 10 आ रही है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10। क्लियर है फेलिक्स। देन क्वेश्चन नंबर, ये 13 हो गया, 17 हो गया, देन 27। तो 27 में क्या है, एयर कंटेन 79% N2 एंड 21% O2 बाय वॉल्यूम। याद रखना परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है गैस के लिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल्स, ये याद रखना किसके लिए है, फॉर गैस। ठीक है, तो गैस के लिए हम जो हमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया होता है उसी को परसेंटेज बाय मोल्स ले सकते हैं। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है वो क्या हो जाएगा, 0.79 हो जाएगा, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 जो है वो कितना हो जाएगा, 0.21 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मोल्स का परसेंटेज है, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 याद है, टोटल प्रेशर अगर हमें पता हो तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर से निकालते हैं क्या। तो क्या आएगा ये 0.21 इंटू कितना हो गया 750। क्लियर है फेलिक्स।
बोलो लक्ष्य। सर like how can we take percentage by volume equal to percentage by moles? इसका रीजन क्या होगा? अरे बिकॉज मोल्स का रेशियो कैन बी टेकन एज वॉल्यूम का रेशियो, याद है एवोगैड्रो लॉ? यस सर। ठीक है, दैट्स अच्छा राइट। ओके ओके सर। तो तो दिस इज 27। 33 नहीं कराए फेलिक्स? हो गया 33 तुम्हारा? ओके ठीक है, तो 33 नहीं करा। अच्छा 29 अभी बचा हुआ है। सो 29 है वेदांत का। So 29 में हमें दिया है a mixture containing consisting of 0.1 mole of N2, 0.05 mole of O2 and 0.2 mole of CH4। तो हमारे पास मिक्सचर में 0.1 मोल N2 का है, 0.04 मोल 0.5 मोल O2 का, 0.2 मोल CH4 का, और कुछ CO2 के अननोन मोल्स हमें नहीं पता कितने। तो वो सब मिला के 9.6 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 27 डिग्री पर और 1 atm प्रेशर पर। तो इजी है, हम टोटल मोल्स निकाल सकते हैं कितने होंगे। सो टोटल मोल्स विल बी PV अपॉन RT। सो प्रेशर कितना है? प्रेशर अपने पास हो गया 1 atm। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 9.6 लीटर। आर की वैल्यू वी कैन टेक 0.0821 फॉर लीटर एंड atm, हम ये वैल्यू लेते हैं। टेम्परेचर इज 300 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ से टोटल मोल्स कितने आए यार? तो यहाँ से आई थिंक टोटल मोल्स आते हैं अपने पास 0.39। ओके, तो टोटल मोल्स हमारे पास आ रहे हैं 0.39। तो अब CO2 के मोल्स कितने होंगे? सब मोल्स मिला के कितने देखो। तो 0.1 मोल अपने पास हो गया N2 का, 0.05 मोल हो गया O2 का एंड 0.2 मोल हो गया CH4 का, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगर करेंगे तो 0.39 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ से क्या आया? 0.39 माइनस 0.35, तो इट इज 0.04। क्लियर है वेदांत? क्लियर है क्या? Okay, so this is question number 29. Then after 29, next is 34. So 34 में क्या है? The pair of gas which can be most easily separated from effusion technique। याद है हमने बताया था कि मोलार मास का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही हम इजीली गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो मोलार मास का रेशियो सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट केस में ही आएगा D2 अपॉन H2 वाले में। ए ऑप्शन आना चाहिए। क्यों? बिकॉज मोलार मास ऑफ D2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ H2 अगर करोगे तो ये कितना आएगा? D2 का मोलार मास 4, H2 का मोलार मास 2, सो 2 आ रहा है। क्लियर है क्या? और किसी में मोलार मास का रेशियो 2 नहीं आ रहा। क्लियर है? D2 डी मतलब ड्यूटेरियम। डी याद है हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रीटियम। तो दिस इज ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का सेकंड वाला आइसोटोप। ओके, तो दिस इज 30। नहीं, डी तुम्हें खुद को पता होना चाहिए डी इज ड्यूटेरियम। ऐसे लिख के नहीं देंगे वो कि डी इज ड्यूटेरियम, तुम्हें पता होना चाहिए डी जो है वो क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, तो 34 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 37। सो 37 में क्या है? ब्रोमीन वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर इज रफली 5 times डेंसर देन ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट द रिलेटिव रेट। तो ये इजी है यार,
तो Br2 का रेट डिवाइड बाय O2 का रेट अगर हम करेंगे तो ये क्या आ गया, रूट ऑफ मोलार मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ Br2। एंड क्वेश्चन में साफ साफ उन्होंने खुद ने ही बोल दिया कि जो ब्रोमीन है वो 5 टाइम्स है। यस कशिश, यू कैन आस्क empty doubts also, but after taking guesses to clear doubt। तो मोलार मास ऑफ O2 एंड मोलार मास ऑफ Br2 के बीच में रिलेशन उसने ऑलरेडी दिया। उसने बोला कि जो मोलार मास Br2 मींस ब्रोमीन जो है, इट इज 5 टाइम्स ऑफ O2। ओके, तो ये क्या आएगा, ऐसा कुछ आ गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ O2 है, इट इज रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ Br। ठीक है, एंड रूट ऑफ 5 मींस 2.2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाना चाहिए, ऐसी करेक्ट। क्लियर है क्या? श्लोक सर, द डी विल बी रिटर्न विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इन पेपर। नहीं श्लोक, डी तो यार इजी है ना, डी ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो सेम वही हाइड्रोजन वाला होता है, आइसोटोप है ना। एंड मास नंबर क्या होता है, 2 होता है ड्यूटेरियम का, तो वो तो पता होना चाहिए यार, ये तो बहुत बेसिक है। ओके, सो 37 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 38। सो 38 क्या है, बलून फिल्ड विद मॉइस्ट एयर हैज डेवलप्ड ए पिनहोल, it is quickly plunged into a tank of dry air at the same pressure in short while। तो यार अगर हम बलून में होल कर दें, तो ऑब्वियसली उससे क्या है, गैस बाहर आ जाएगी ना, ये कोलैप्स हो जाएगा बलून। ओके, किसका था ये 38 डाउट, फेलिक्स का नहीं था, आई थिंक किसी और का था। फेलिक्स का ही था 38। विवेक का 37 था। फेलिक्स क्लियर है क्या? तो कोलैप्स होगा वो। श्लोक, यस सर, आई एम आस्किंग जनरल लाइक फॉर लार्ज, ऑब्वियसली श्लोक, ऐसे मतलब जो कॉमन एलिमेंट उनका मास नंबर एंड एटॉमिक मास वगैरह जो भी वो देंगे, बट सभी का नहीं, मतलब सॉरी मैं रॉन्ग बोल दिया, जो कॉमन एलिमेंट है उनका मास नंबर या एटॉमिक मास वगैरह याद रखना है, लेकिन अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उनका वो दे देंगे। ठीक है, काफी एलिमेंट्स है जो तुम बार बार यूज करते रहोगे, तो उनका तुम्हें याद रखना है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, तो इनका मास, एटॉमिक मास वगैरह याद होना चाहिए। ओके, तो 38 हो गया। नाउ लास्ट है यहाँ पर 43। सो इन 43, ओके, सो 43 में क्या है, 1 मोल ऑफ CH4 एंड एयर है, दोनों का मिला के मोल 1 मोल, CH4 एंड एयर का। और एयर में उसने बोला है कि 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, of a composition such that when underwent combustion gave maximum heat, assume combustion of only CH4, then which of the statement are correct? इनिशियली हमारे पास, अच्छा इनिशियली जो हमारे पास कंपोजिशन, उसमें मोल फ्रैक्शन क्या होंगे ये पूछ रहा है। तो टोटल मोल्स हमारे पास 1 है, तो CH4 के मोल्स हम अगर x मान लेते हैं, ठीक है, CH4 है एंड एयर है, अगर CH4 के मोल्स हमने x मान लिए तो एयर के मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस एक्स हो गए। और एयर में क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों है, दोनों के मोल्स कितने होंगे, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 80%। देखो 80% बाय वॉल्यूम यहाँ पर भी है ना, मतलब 80% बाय मोल्स ले सकते हैं। तो एंड नाइट्रोजन के मोल्स 80% मीन्स 0.8 इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो गए नाइट्रोजन के मोल्स। एंड ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, 0.2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब CH4 का कंबशन किससे होगा, ऑक्सीजन के साथ ही होगा, तो CH4 ऑक्सीजन से कंबशन करेगा, रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगी, CO2 और H2O बनेगा, कार्बन बैलेंस से हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन करेंगे, तो ये
अब देखो क्या है, मैक्सिमम हीट रिलीज होने के लिए ऐसा है कि हमारे पास कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, एंड दोनों में से कोई भी एक्सेस में नहीं होना चाहिए, ना तो CH4 एक्सेस में होना चाहिए ना O2 एक्सेस में होना चाहिए, तब जाके हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। तो CH4 के मोल्स x है, तो O2 के मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे बताओ? 1:2 का रेशियो है ना, तो 1 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायर्ड है, तो x मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 2x मोल रिक्वायर्ड होगा ही नहीं होगा? ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2x मोल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, जो कि हमें कितना दिया है देखो, 0.2 into 1 minus x दिया। ठीक है, तो दिस 2x शुड बी इक्वल टू 0.2 into 1 minus x। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये वैल्यू x का, तो ये हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू 1 minus x, या 11x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/11। ओके, x की वैल्यू 1/11 होगी, मतलब CH4 के मोल्स हो गए 1/11, तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 8/11 हो गया, एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया फिर? 2/11 आ गया। क्लियर है क्या पहले? ओके, तो ये फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के डाउट्स हो गए, और किसी को कोई डाउट है क्या? गैसेस फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में कोई और किसी को डाउट है इसके अलावा? गैसेस फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में किसी को और कोई डाउट? अगर नहीं है देन हम एमटी वगैरह के डाउट्स ले लेते हैं। यस दक्ष बोलो। सर वो जो 43rd क्वेश्चन है उसमें वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट CH4 पूरा कंबशन हो जाए ना उसका। हाँ बिल्कुल भी। ओके। और हर्षिल सर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है क्या? K2 फॉर्मूला है क्या? नहीं हर्षिल, मतलब हाँ, दो फॉर्मूले बताए थे, एक हमने प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में बताए थे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के दो फॉर्मूले हमने बताए हैं, एक प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में बताया और दूसरा टेम्परेचर के टर्म्स में बताया। ठीक है, देन टेम्परेचर के टर्म्स में भी एक्चुअली दो फॉर्मूले आए थे, एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट के फॉर्म में और एक R/Na के फॉर्म। नोट्स देखो कल के। ठीक है, सो चलो नाउ वी कैन टेक एम्प्टी डाउट्स। तो एम्प्टी के डाउट्स बोलो अगर कोई है तो। एम्प्टी डाउट्स हैं कोई बोलो। So question number 33. There are two aqueous solution HCl kept in vessel. तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन जो है उसका कितना दिया? 2 मोलार दिया है एंड 500 ml दिया है, और दूसरा वाला सॉल्यूशन जो है वो 5 मोलार एंड 5 लीटर। ठीक है, तो वो बोल रहा है हाउ मच सॉल्यूशन 2 शुड बी एडेड इन सॉल्यूशन 1 टू, और तो मान लो हम सेकंड वाले सॉल्यूशन का जस्ट V वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए 2.5 मोलार। सो 2.5 मोलार शुड बी इक्वल टू 2 into 500, ये फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के मिलीमोल्स हो गए, प्लस सेकंड वाले सॉल्यूशन के मिलीमोल्स कितने हो गए? 5 into V डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? 500 प्लस V हो गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 1250 प्लस 2.5V इज इक्वल टू 1000 प्लस 5V आई थिंक, है ना? तो यहाँ से 2.5V कितना आ गया? इट इज 250, तो V कितना आ गया? 1000 आ गया क्या? थाउजेंड नहीं, 100 आया ना, 100 ml। सर नहीं समझा, वापस करेंगे प्लीज। हर्षिल, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का
मोलरिटी क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 होता है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले सॉल्यूशन का जो 5 लीटर उसमें से कुछ वॉल्यूम ही लेना है। तो कितना वॉल्यूम लेना है वही पूछ रहा है वो। मान लो हमने V वॉल्यूम लिया, ओके। सो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी। बस वही अप्लाई किया है। क्लियर है क्या? बस आंसर क्या दिया है, तू बोल रहा है आंसर रॉन्ग दिया, और कुछ दिया क्या आंसर? बोलो। सर मैंने ना मोल्स ऊपर मिली मोल्स नहीं दिए, नॉर्मल मोल्स को मोलारिटी से मल्टीप्लाई करके नीचे लीटर्स में ले लिया, लाइक 500 ml को 0.5 लीटर्स, एंड देन फिर उसके बाद आंसर ही नहीं आ रहा है, उसमें 500 ml आया है। तो रॉन्ग किया होगा ना, कुछ तो रॉन्ग किया होगा तुमने, तभी तो ऐसा हुआ है। इसका इसका 0.5 लीटर ले लो, इसका इसका वॉल्यूम भी लीटर में ले लो, तो आ जाएगा, हाँ। उससे भी आएगा। तुमने कुछ मिस्टेक किया होगा। ओके सर। ओके, सो 33 हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट डाउट किसी का है? 36, 38, 36 we have already taken, 36, 38, 39, 38, 39, 40, 41, 34, 35, 34, 35 भी है, एंड 37 भी। अभी तो सारे ही हो गए फिर तो। 47, 50, 51, 52, 59। बस, और कोई है? बचे ही कितने, सारे ही हो गए ऑलमोस्ट। और कोई? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34, 43, 45, 46 तो सारे ही हो गए ना भाई फिर तो। 43, 45, 46, अब क्या बचा? तुम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिला क्या ग्रुप पे? फिर भी इतने सारे डाउट। चलो, the sum of number of filled orbital and number of vacant orbital, question number 34 we are taking. So number of filled orbital and number of vacant orbital up to valence shell of Fe. Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या है यार? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो यहाँ पर वैलेंस सेल बताओ कितने हैं? नंबर ऑफ वैलेंस सेल कितने हैं बताओ यहाँ पर? 4 है ना? सॉरी, यस, नंबर ऑफ वैलेंस सेल क्या है? 4th है, या 4 4th वाली सेल है, चार 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 सेल हमारे पास टोटल है, तो उसमें 4th सेल वैलेंस सेल है। तो वहां तक कितने ऑर्बिटल फील्ड और कितने वेकेंट हैं? ठीक है, तो फोर्थ तक कितने फील्ड और कितने वेकेंट होंगे यार? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे बताओ? फर्स्ट ऑर्बिट मतलब टोटल ऑर्बिटल बताने बेसिकली, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल कितने? एक। सेकेंड ऑर्बिट के कितने होंगे? सेकेंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे? एक एस का और 3 पी के, तो 4। थर्ड के कितने होंगे? या एन स्क्वायर देख लो ना डायरेक्ट, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकेंड ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट में 9 ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे? फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल? एन स्क्वायर ना। ये हम बोल सकते हैं 16 ऑर्बिटल हैं। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? टोटल मिला के कितने आ गए? 35 आ गए ना। थर्टी आए, 35 कितने हुए? 30 आ गए टोटल।
Sir, are they even asking like 4p, 4d, all those? they are saying कि वैलेंस सेल तक कितने ऑर्बिटल खाली और कितने फिल्ड है, मतलब सारे ऑर्बिटल। तो वैलेंस सेल है तो फोर्थ सेल या फोर्थ ऑर्बिट तक कितने ऑर्बिटल खाली और कितने फिल्ड है, तो सारे ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहा हूं। अच्छा, लाइक 4p, 4d ऑल दोस सेल आर बोला एम्प्टी है ना, तो वो वाले में ऑब्वियसली 4f भी आएगा, 4f भी आएगा। ओके। फोर्थ सेल मतलब फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट तक जितने भी ऑर्बिटल हैं सभी ऑर्बिटल को कंसीडर करोगे ना। ओके सर। तो टोटल ऑर्बिटल हमारे पास कितने आ गए, यहाँ तक 30 आ गए। देन क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट फ्रॉम 6 एक्साइटेड स्टेट, 6 एक्साइटेड स्टेट मतलब 7th ऑर्बिट। तो 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। एक बार में या एक से ज्यादा ट्रांजिशन में आ रहा है। तो अगर वो बोल रहा है कि पास्टियन और ब्रैकेट सीरीज के ट्रांजिशन नहीं हो, पास्टियन सीरीज के लिए क्या है, और पास्टियन सीरीज एन क्या होना चाहिए या n2 क्या होना चाहिए पास्टियन सीरीज के लिए, नॉट n2 एक्चुअली n1। लोअर ऑर्बिट क्या होना चाहिए, लाइमन बामर पास्टियन मींस लोअर ऑर्बिट 3, ठीक है। तो पास्टियन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट 3 है। एंड दूसरा कौन सा नहीं है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के लिए कौन सा लोअर ऑर्बिट, 4, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में नहीं आना चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉन थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में नहीं आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में कहां से लाइन आ सकती है, सेकंड से आ सकती है, थर्ड से आ सकती है, सॉरी थर्ड से नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब थर्ड में आएगा ही नहीं तो थर्ड से नीचे कैसे जंप करेगा, है ना। तो मतलब सेकंड से आएगी लाइन, फिफ्थ से आएगी लाइन, सिक्स से आएगी और 7 से आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट में ये हमारे पास लाइन आ सकती है। व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड में कहां से आ सकती है, थर्ड और फोर्थ से नहीं लेके आना है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है। तो 5 से आएगी, 6 से आएगी, 7 से आएगी, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ में तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा, फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, ठीक है। तो यही लाइन हमें मिल सकती है। कितनी लाइन हो गई देखो, ऐड करके देखो कितनी हो गई, 4 + 3 + 2 + 1, कितनी लाइन हो गई टोटल, 10 लाइन हो गई ना आई थिंक। क्लियर है क्या, ठीक है। तो अगर हमें पास्टियन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज की लाइन नहीं चाहिए, पास्टियन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या है 3, मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जंप करके नहीं आना चाहिए और ना ही फोर्थ ऑर्बिट में जंप करके आना चाहिए। तो हायर ऑर्बिट से थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं आ रहा है, तो फिर उससे थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट से नीचे भी तो जंप नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो हमें ऐसी लाइन नहीं चाहिए जो थर्ड ऑर्बिट में आ रही है या थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सिमिलरली ऐसी लाइन भी नहीं चाहिए जो फोर्थ ऑर्बिट में आके गिर रही है एंड फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट हो रही है, तो वो लाइन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, सो आंसर क्या आ गया इसका, 10 आ गया। थर्टी फोर 35 हो गया। देन लाइन से आई थिंक 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 तक तो आई थिंक सारे हैं, है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज 36। 36 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्टली ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल आइडिया ऑफ VSEPR थ्योरी। तो यार भाई इसमें बोल रहा है कि करेक्ट, बोल रहा है करेक्ट कौन सा होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो है उसमें वो बॉन्ड एंगल बोल रहा है कि 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। NF3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा क्यों होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया। SF6 में भी रॉन्ग दिया एक तरह से, क्यों, क्योंकि SF6 में वो लोन पेयर को कहां पर डाल रहा है, SF6 में लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे डाल रहा है, तो एक्सियल पे तो होता ही नहीं ना।
लोन पेयर कहां पर होता है? इक्वेटोरियल पे होता है। ओके, सो बी दैट्स वाई रॉन्ग है। सी जो है वो करेक्ट है। सी क्यों करेक्ट है? क्योंकि ICl4 नेगेटिव जो है, ICl4 नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो ए में ऑब्वियसली एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा ना अर्सिल। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। ओके, वहां पर ग्रेटर एंगल दिया है, वो एंगल को बढ़ा रहा है, हम बोल रहे हैं एंगल कम होगा। ओके, हाँ ये वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, बोलो अर्सिल। सर बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन होगा ना? अरे बट डोमिनेटिंग कौन सा होता है भाई? लोन पेयर लोन पेयर। रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर तो सबसे कम होता है। हाँ सर। अरे हमने कंपेयर नहीं करवाया था, याद है? हमने हाँ CH4 सर। NH3 वगैरह की बात की थी, याद आया कुछ? CH4 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता, बट NH3 में 105 डिग्री हो जाता था। रीजन क्या बताया था? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, उसकी वजह से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर पास में आए और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। हाँ, तो सी वाला करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि सी वाले में हमारे पास क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया, मींस ऑक्टाहेड्रल आया। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जो लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। याद है? 2 लोन पेयर हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो दैट इज करेक्ट। सो सी करेक्ट है। ऑब्वियसली डी जो है वो यहाँ पर रॉन्ग क्यों है? क्योंकि XCF4 जो है, XCF4 क्या होता है याद है? XCF4 जो है इसमें 2 लोन पेयर एंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो दिस इज sp3d2 स्क्वायर प्लेनार होता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में मतलब जो हमें दिया है वहां पर टेट्राहेड्रल दे दिया है, दैट्स वाई डी रॉन्ग है। तो यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है, बाकी ए बी एंड डी जो है वो रॉन्ग। हर्षिल, लोन पेयर आ गया ना भाई, लोन पेयर। तो लोन पेयर आ गया तो 360/3 तू कैसे कर सकता है? इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, ना कि 120 डिग्री। वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ए ऑप्शन में वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, मींस वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट, बट ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया है। सो एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तुम जो बता रहे हो sp3 का बता रहे हो, सॉरी sp2 का बता रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज 37। तो 37 में क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एन एक्वा सॉल्यूशन इज 0.7, द मोलरिटी बताना है। तो यार मोल फ्रैक्शन 0.7 है, ठीक है? मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.7 है। तो जब मोल फ्रैक्शन हमें दिया हो तो यू कैन एज्यूम टोटल मोल्स एज 1, ठीक है? अज्यूम n टोटल इज इक्वल टू 1। तो टोटल मोल्स अगर 1 एज्यूम कर लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना आ गया? 0.7। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है, अब देखो एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हो गया वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया बचा हुआ, मतलब 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया। तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। तो कितना आ गया? दैट इज नथिंग बट 5.4 ग्राम। देन व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज number of moles of solute that is 0.7 divided by weight of solvent in kg. So this is in gram, kg के लिए 1000। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमारे पास 37 हो जाएगा। The next is 38। A stream of electron
from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference of V. If E and M are charge and mass of electron respectively, the value of h by lambda. तो देखो अगर तुम्हें याद हो तो लैम्बडा इज इक्वल टू होता था h बाई पी, ठीक है, एंड बाद में हम p को लिखते थे √2m के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड देन काइनेटिक एनर्जी को हम q इंटू वी भी लिख सकते हैं, याद आया? तो 2 टाइम्स ऑफ m इंटू q इंटू वी, बट व्हाट इज चार्ज? चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज मतलब E के इक्वली दिया है, तो इट इज h अपॉन √2m eV. सो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है कि h बाई लैम्बडा क्या होगा, तो h बाई लैम्बडा भाई क्या हो जाएगा यहाँ से √2m eV हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 39, सेलेक्ट द करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर. तो यार यहाँ पर सारे करेक्ट है, यहाँ पर सारे करेक्ट है. इसमें मतलब ये तो फैक्ट है ना. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ना, दैट्स व्हाई एल का कम है वाई से, वाई का कम है एस से. और ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन में देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता था. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का क्या था? हाफ फील्ड है, याद है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर एंड होता था ऑक्सीजन. एक्सेप्शन था ये, है ना. तो ये हो गया. इसके अलावा एजी सीयू एयू में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि लेफ्ट टू राइट मतलब ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं. तो यस कशिश 4D देखो क्या था कशिश, अपने पास जो एक्सेप्शन है ना वो आयनेशन एनर्जी ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. 4D सीरीज एंड 5D सीरीज का आयनेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो 4D से ज्यादा आयनेशन एनर्जी होता है 5D सीरीज का, बट वो LA, Y और ST में नहीं होता है, याद है? LA, Y और ST में ना होकर इससे नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका रीजन होता था बीच में 4f ऑर्बिटल फिल हो जाते थे, बीच में 4f ऑर्बिटल फिल हो जाते थे, और 4f ऑर्बिटल जो है वो y के बाद फिल होंगे ना कि बिफोर y, सॉरी LA के बाद फिल होंगे ना कि बिफोर L. तो y और LA में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है. जो एक्सेप्शन स्टार्ट होता है वो कहां से होता है पता है? मतलब ZR से लेकर CD एंड HF से लेकर HB, ठीक है. इनमें एक्सेप्शन रहेगा. मतलब ZR और HF को कंपेयर करोगे तो ZR और HF को कंपेयर करोगे तो HF का आयनेशन एनर्जी ZR से ज्यादा होगा. ओके. ऐसे ही CD और HG को कंपेयर करोगे तो वहां पर भी होगा. वह अर्थिल सर F ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? F हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर सेल, लेकिन F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन, F ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो ये हमारे पास 39 हो गया. Now next is 40. में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट. तो यार अभी थोड़ी देर पहले हमने आयनेशन एनर्जी का तुम्हें बताया है ना कि जो 4D सीरीज का आयनेशन एनर्जी उससे ज्यादा है 5D सीरीज का आयनेशन एनर्जी, ठीक है. तो 4D और 5D में जब हम देखेंगे तो 5D का ज्यादा है. तो AG और PD में अगर कंपेयर करोगे, AG किस में आया? AG आया 4D सीरीज.
नहीं एक्चुअली ये तो करेक्ट जाएगा, ये उसमें नहीं है, ये 4D और 5D सीरीज नहीं है, सॉरी, ये तो सेम सीरीज आ गई है ना, सब 4D सीरीज ही आई। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेसिकली, है ना। तो 4D सीरीज के ही हैं दोनों, PD और AG, दोनों 4D सीरीज वाले ही हैं। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास जो आयनेशन एनर्जी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यार यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्चुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है कुछ ऐसा था। PD का कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम देखते हो तो इट इज 5s0 4d10, एंड AG का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 5s1 4d10, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो है PD, यहाँ से ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब एक्चुअली एस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। 5s में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर पूरा देखा जाए तो D से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर 5s से आराम से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। दैट्स व्हाई आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, 5D की ज्यादा। ओके, सो 40 में इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है। दोनों वैसे 4D सीरीज के ही हैं। देन 41, में क्या है, M2 पॉजिटिव आयन डिराइव फ्रॉम ए मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज का कोई आयन है जो 2 पॉजिटिव वाला है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है D में। अब देखो M2 पॉजिटिव जो है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज आर्गन 4D, सॉरी आर्गन 3D10 3D4। तो ऑब्वियसली M में क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, S में होने चाहिए ना। तो 4s2 3D4 होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि S से वो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। बट ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किसी का है नहीं, 4s2 3D4 नहीं होता। याद है क्रोमियम का ऐसा होना चाहिए था, बट क्रोमियम का ये नहीं होगा, क्योंकि क्रोमियम में एक्सेप्शन आ जाता है। क्या एक्सेप्शन है, इट इज 4s1 3D5। ओके, तो हमारे पास ये मेटल कौन सा है, क्रोमियम, ठीक है। फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो M2 पॉजिटिव इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, दूसरी तरह इसको ऐसे भी देख लो कि M2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, और आर्गन के 18 हो गए, है ना। तो 18 + 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। M2 पॉजिटिव में अगर 22 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24 इलेक्ट्रॉन। और 24 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं भाई बताओ, क्रोमियम में होते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज 41। ठीक है, सो आफ्टर 41, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट इज 43। में क्या है, कोबाल्ट जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट में देखो क्या है, इट इज आर्गन 4s2 3D7, ठीक है। और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहां से निकलेंगे यार 3 इलेक्ट्रॉन, एक तो निकलेगा 4s से, मतलब सॉरी 2 निकलेंगे 4s से, और एक निकलेगा 3D से। तो अब 3D6 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए यार, 3D6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, 4 × 4 + 2, दैट इज √24। ओके, सो √24 मीन्स 4.9। क्लियर है, सो दिस इज 43। देन 45, सर 50 नॉट ए डाउट, ठीक है। 50 में डाउट नहीं है तो हटा देते हैं। किसी और को डाउट है क्या 50 में, यस सिद्धार्थ। दक्ष को 50 में डाउट नहीं, और किसी का डाउट है 50 में है, ओके ठीक है, देन रहने देते हैं। सो 43 देन 45। 45 में कंपाउंड है हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज 1 Fe एटम, इट कंटेन्स 4.6% ऑफ Fe द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास। तो यार ये तो फॉर्मूला लगाओ ना डायरेक्ट, परसेंटेज
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 1 into atomic mass of Fe 56 divided by molecular mass of compound X into 100. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वहां से मॉलिकुलर मास मिलेगा तुम्हें. तो इट इज 56,000 divided by 4.6. Okay, so that will be the molecular mass of compound. कशिश को भी 50 में डाउट नहीं है, देन 50 हटा दे क्या? और किसी को डाउट है 50 में? कशिश का भी नहीं है अभी 50 में डाउट. हर्षिल तुम्हें है डाउट 50 में? ओके ठीक है. नाउ 46 47 46 में कार्बन और हाइड्रोजन का दिया है परसेंटेज, तो इजी है यार ये भी. कार्बन हाइड्रोजन, देन दोनों का एटॉमिक मास देख लेते क्या है, पहले परसेंटेज ले लेते. परसेंटेज कार्बन का 92.3, तो बचा हुआ हाइड्रोजन का होगा दैट इज 7.7. देन परसेंटेज को डिवाइड करेंगे, सॉरी नेक्स्ट होता था एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1. नेक्स्ट हम डिवाइड करते थे 92.3 बाई 12 करेंगे, एंड ये 7.7 बाई 1, तो दिस इज 7.7. इसको डिवाइड करके क्या आया? ये आई थिंक 7.7 ही आ गया. तो ऑब्वियसली 1:1 का रेशियो हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा CS. ओके, सो दिस इज 46. नेक्स्ट इज 47. Assuming fully decomposed, the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 gram of barium carbonate. Atomic mass of barium हमें दिया है. So यार BaCO3 को अगर हम हीट करेंगे और इसका मास कितना दिया? 9.85 ग्राम दिया है. तो इससे CO2 कितना मिलेगा at STP? ठीक है. So 9.85 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 9.85 डिवाइड बाय मोलार मास. सो Ba का हमें दिया है 137 और CO3 का हो जाता है 60, तो ये 197 हो जाता है. तो इतने मोल्स आ गए. कितने मोल्स आ गए? 0.05 आ गए क्या? 0.05 हो जाता है ना. ठीक है, तो 0.05 मोल्स इसके हो गए. तो CO2 के कितने मोल्स होंगे? इसके भी 0.05 मोल हो जाएंगे. अब देखो एक्चुअली STP के लिए हमें 22.7 लेना चाहिए, बट ऑप्शन में हमें 22.4 के अकॉर्डिंग आंसर दिया है ना. दैट्स व्हाई वी कैन टेक 22.4. तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 1.12 आ जाएगा आई थिंक. ठीक है, तो 1.12 लीटर. तो दिस इज 47. तो 46 हो गया, 47 हो गया. नाउ नेक्स्ट इज आई थिंक 50. तो 50 में भी डाउट था किसी का. तो 50 में क्या है? द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Ni इज इक्वल टू. तो देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है यार Ni के? Ni का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज आर्गन 4s2 3d 8. तो कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 8 इलेक्ट्रॉन है ना. ठीक है. अच्छा, Ni2 पॉजिटिव में भी 8 ही होंगे. क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो कहां से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे. ठीक है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे. ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट है. बाकी बी रॉन्ग है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन कितना? 7 होता है, तो वो रॉन्ग हो गया. एस एंड पी इलेक्ट्रॉन इन एफ नेगेटिव क्या? एस और पी के सारे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो एफ नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, है ना. और 8 एफ नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉट 8. तो नाइट्रोजन में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7, एफ नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10. इसके अलावा पी इलेक्ट्रॉन इन आर्गन कितने होंगे? तो आर्गन के अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. तो यहाँ पर p के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 हैं, तो वो भी रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 50 में क्या होगा? ए हो जाएगा.
ओके, सो ये 50 वाला हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 51। सो 51 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज रिलेटेड टू NO2 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास देखो 120 डिग्री जो है एंगल यहाँ पर। अब NO2 का क्या है, अगर याद है तुम्हें NO2 क्या होता था, NO2 वाज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, याद आया? NO2 जो है वो क्या था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल था, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, NO2 कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बॉन्ड एंगल एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 120 डिग्री होना चाहिए। ओके, लेकिन अब 120 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर, और लोन पेयर भी कैसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बनाएंगे तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में, हम बोल सकते हैं कि ये जो रिपल्सन है ये उतना नहीं होगा जितना लोन पेयर वाले केस में रिपल्सन होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, ये जो रिपल्सन है ये उतना नहीं है जितना रिपल्सन ये बॉन्ड पेयर वाला, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल जो है ये ग्रेटर देन 120 आएगा। ठीक है, 120 से ज्यादा आएगा, 120 से ज्यादा आएगा तो कौन सा ऑप्शन है भाई, 120, 180 भी नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, जो कि कौन सा है, 134 डिग्री वाला। ठीक है, तो इसका अगर तुम ऐड करोगे तो 1 + 3 + 4 क्या आ गया, 8 आ गया ना आंसर। बोलो। सर इन ट्राइगोनल प्लेनर तो वैसे ही 120 होता है ना, हाउ कैन इट बी हाँ मोर देन 120? यहाँ पे लोन पेयर भी अरे तो यार, बोला ना, हे Like, भगवान। थोड़ा तो अरे रिपल्शन होगा ना। तो होगा ना, हम कब मना करें, बट कौन सा रिपल्सन ज्यादा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है कि लोन पेयर मतलब कौन सा लोन पेयर बॉन्ड पेयर? तो यहाँ पर ये प्रॉपर लोन पेयर तो है ही नहीं ना भाई, ये तो एक हाँ, इलेक्ट्रॉन यस वाला है। यस। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये जितना लोन पेयर एक्चुअली रिपल्सन करता है उतना रिपल्सन नहीं करेगा, उससे कम रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पर उससे ज्यादा रिपल्सन बॉन्ड पेयर वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 5 बॉन्ड है ना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब तो डबल जनरली हमारे डबल पास बॉन्ड में बॉन्ड। क्या, हाँ डबल बॉन्ड है, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ आया? तो 4 अच्छा तो इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो इनका रिपल्सन ज्यादा होगा। ओके, कंपेयर ओके टू इधर सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन। ओके, तो बॉन्ड ओके एंगल 120 से बढ़ जाएगा, और 120 से यहाँ पर एक ही ऑप्शन ज्यादा दिया है। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को तुम वहां से भी एक्चुअली कर ही सकते थे, पता है, क्योंकि 120 से ऊपर एक ही ऑप्शन दिया और नीचे देखो 2-3 ऑप्शन है, 109 भी दिया है, 115 भी दिया है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई याद रखता नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ कुछ बॉन्ड की याद रखनी होती है, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, समझ आया? ऐसे ही कुछ बॉन्ड की बॉन्ड एंगल याद रखना है। NO2 का तुम मतलब किस किस का बॉन्ड एंगल याद रखोगे, हर एक का याद नहीं रख सकते ना। तो 120 से कम वैल्यू आ नहीं सकती थी यहाँ पर, 109 और 115 आ नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हें वैल्यू तो याद रखनी नहीं है। ओके, तो फिर किस पे जाओगे तुम, हायर वैल्यू पे जा सकते थे। इसको ऐसे भी तुम ट्राई कर सकते थे, मतलब ऑब्वियसली दैट इज नॉट करेक्ट मेथड, करेक्ट मेथड हम जो बताए अभी वो है, बट ऐसे तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते थे यार। 120 से नीचे तो 2 वैल्यू है, किसको करेक्ट करें, 109 को करें या 115 को करें। ठीक है, तो इसकी बजाय हम ग्रेटर देन 120 में जाते हैं, ग्रेटर देन 120 में जाते हैं तो भी 2 वैल्यू है, एक 180 है, 134 है, बट 180 तो लीनियर केस में होता है, लीनियर तो है नहीं, तो कौन सा होगा, 134 होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको कर सकते थे। बोलो हर्षिल, तुम्हें डाउट है कोई? सर इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मतलब शेयर करेगा ना, वो लेगा ही ना ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन। है क्या बोल रहे हैं? वो एरो आपने ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ, तो उसमें नाइट्रोजन के पास खाली 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना फिर ये NO2 में। अरे भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए जाते, शेयर किए जाते, शेयर। हाँ, तो सर वो ऑक्सीजन से नहीं लेगा ना रिटर्न इलेक्ट्रॉन। में नहीं देगा। हाँ, तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ना कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है वो। तो ऑक्सीजन ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ कर पर ऑक्सीजन स्टेट और ऑक्सीजन का हमने कंप्लीट करा दिया, बट नाइट्रोजन का स्टिल कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, तो सर वो उसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो क्या करेगा फिर अभी इस केस नहीं, में। कर ही नहीं सकता ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, दैट इज एक्सेप्शन, किसी ना ओके किसी में गड़बड़ रह जाएगा।
या तो तुम नाइट्रोजन का कंप्लीट करा दो या ऑक्सीजन का करा दो, कहीं ना कहीं मतलब इसको तुम ऐसे भी यू कैन ट्राई लाइक दिस कि नाइट्रोजन हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, कैसे, ऐसे, ठीक है। अब देखो अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बट अभी ऑक्सीजन का नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाएगी। ओके यस। और सर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा लोन पेयर में तो बहुत वीक होगा ना बॉन्ड। हाँ, वीक बॉन्ड नहीं, रिपल्सन वीक कम है। बॉन्ड ओके बॉन्ड सर। कहाँ से है, वो तो लोन पेयर है, वो बॉन्ड थोड़ी है। ये हाँ जो है सर ये तो रिपल्स। क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, बॉन्ड नहीं। यस। ओके सो दिस इज 51। देन आई थिंक 52 में भी डाउट है किसी को तो, यस 51 के बाद 52 में भी है। सो व्हाट इज 52? फाइंड द प्लेनार स्पेसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यार SF2 जो है, SF2 प्लेनार है, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है, ठीक है। सो वी बेंट आ जाता है, तो वी बेंट ऑब्वियसली प्लेनार होता है। SF4 जो है वो सीसॉ वाला होता था, दैट इज नॉट प्लेनार। ये क्या होता था, सीसॉ होता था। SF6 जो ऑक्टाहेड्रल होता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट प्लेनार। SO2 जो है ये वीवेंट होता है ना, तो ये प्लेनार होगा। SO3 जो है ये तो प्लेनार ही होता था। तो कौन कौन से प्लेनार आ गए, ये वाला प्लेनार आ गया, ये वाला प्लेनार आ गया, ये वाला प्लेनार, ठीक है, 3 प्लेनार। क्लियर है? सो दिस इज 52, देन 54, 55। सर व्हाट इज प्लेनार स्पीसीज? अरे यार जो प्लेनार होंगे वही, मतलब इसमें क्या बोलूं दर्श में, प्लेनार स्पीसीज मतलब ऐसे जो प्लेनार है। ऑब्वियसली लाइक इन वन प्लेनार का मतलब तो यही होता है ना, ये एक प्लेन में, और क्या होता है इसका मतलब दर्श? लीनियर जो है उसको भी प्लेनार ही बोल सकते हो तुम। पहले स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल बोथ आर डिफरेंट। टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है और स्क्वायर प्लेनार जो है sp3d2 में आता है जब 2 लोन पेयर हो। ओके ओके सो ये सॉरी 52 हो गया ना, 54। सो 54 में considering VSEPR and find the number of molecules in which 2 oxygen atoms are opposite to each other at central atom। तो देखो ओजोन जो है उसमें अपोजिट नहीं होता, याद है वीबेन टाइप होता था, तो इसमें अपोजिट नहीं है। CO2 में एक दूसरे के अपोजिट होगा। SO2Cl2 जो है, SO2Cl2 की अगर बात करेंगे तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 6 के 6 बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, तो दिस इज टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में कोई अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट होता ही है ना, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल इस टाइप से आएगा। XCO3F2, तो XC के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 6 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में गए और 2 फ्लोरीन के साथ, तो दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर जाता है, एक्सियल पे जाता है।
तो ये ऐसा आ गया XC3O3F2, देन XCO2F4। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर से सॉरी एक मिनट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है ये। हमारे पास Xc के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने गए, 4 फ्लोरीन के साथ। यस, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में हमने बताया था कि बॉन्ड, देखो ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर वगैरह जो भी है उनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि रिपल्सन मिनिमम। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आनी चाहिए, ठीक है, तभी रिपल्सन मिनिमम होगा। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन जो है एक दूसरे के अपोजिट ले लेंगे हम, बाकी फ्लोरीन जो है इस टाइप से आई गए, ठीक है। एंड देन XCO4, तो XCO4 जो है इसमें टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है। तो एक दूसरे के अपोजिट किस किस में आ रहे हैं यार, तो एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ठीक है, दो में ही आ रहा है, बाकी किसी में एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ रहा, ठीक है, बाकी में ऑक्सीजन जो है अपोजिट नहीं आ रहा। So this is 54, then 55, so 55 में क्या है, by a sample of ground state atomic hydrogen UV light of energy, this much energy is absorbed, how many different wavelength will be observed in Balmer region of hydrogen spectrum। तो देखो हमारे पास कितना एनर्जी हमने दिया है, तो 13.6 इंटू 48/49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी दिया। तो इतना एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया, ठीक है। तो हमारे पास पहले ऑर्बिट में पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो था फर्स्ट ऑर्बिट में, तो एनर्जी था -13.6, फिर हमने इतना एनर्जी दिया, तो 13.6 इंटू 48 डिवाइड बाई 49 इतना एनर्जी हो गया। नाउ दिस वुड बी इक्वल टू -13.6, हाइड्रोजन ही है ना, यस, Z²/n², ठीक है। तो यहाँ से 13.6 कैंसिल आउट हो गया, 1/n² इज इक्वल टू आ जाएगा 13.6, अच्छा वो तो कैंसिल आउट हो गया, इज 1 - 48/49, दैट इज नथिंग बट 1/49, ये हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू आ गया 7। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी देने पर 7th ऑर्बिट में जंप करके चला, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट में जंप करके गया है, तो जब वो रिटर्न आएगा तो अलग अलग उसमें आ सकता है। तो वो बोल रहा है कि बामर सीरीज में कितने लाइन दिखाई देंगे, तो बामर सीरीज में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आएगा, 7th से मतलब उसको जंप करते हुए 2nd ऑर्बिट तक आना है। तो बामर सीरीज के लिए देखो कहाँ पर आएगा, 7 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, बामर सीरीज वाली लाइन ही चाहिए हमें, 4 से 2 में आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है। तो कितनी लाइन हो गई यार, 5 लाइन आई ना, अगर हमें बामर सीरीज वाली लाइन ही पता करनी है तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके 7th ऑर्बिट में गए हैं, और वो जब जंप करके वापस आएंगे तो 2nd ऑर्बिट में कितने लाइन हमें मिल सकती हैं, या बामर सीरीज में कितनी लाइन मिल सकते हैं, 5 लाइन मिल सकती है। Okay, so this is question number 55. After that 58 and 59. Sir, can you also do 56 and 57 please? तो दक्ष पहले क्यों नहीं बताया? 56 में क्या है? The percentage P character used in hybridization of given molecule XCO3F2 में क्या है? XCO3F2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d आई थी, है ना। और SO3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है। NF4 पॉजिटिव में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? इसमें भी sp3 है। तो यहाँ पर परसेंटेज पी करेक्टर क्या होगा? 3/5 × 100, कितना आया ये परसेंटेज पी करेक्टर, कितना आया?
परसेंटेज पी करेक्टर कितना है ये 300/5 60 आया ना आई थिंक। देन sp3 में कितना होगा, sp3 में 75% हो गया ना, सॉरी 3/4 दैट इज 75 है ना। परसेंट की बात करेंगे तो 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी दिस इज sp2, दिस इज sp2, so 2/3 तो कितना है 66.66 आया। एंड यहाँ पर sp3 है तो 3/4 into 100 तो 75 आया। तो कितना हो गया ऐड करके 60 प्लस 66.66 प्लस 75 कितना आ रहा है 201 आएगी 19 आए 201.66 या 19 201.66 ना। ओके ठीक है वो चेंज करा देंगे आंसर। देन इसके बाद 57 25 ml of solution of barium hydroxide और टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास BaOH होल ट्वाइस है, उसका रिएक्शन होगा HCl के साथ। तो क्या बनेगा BaCl2 प्लस H2O। अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो देखो 25 ml हमने लिया इसका, ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो मान लो इसका x मोलार है, 25 ml हमने लिया है, तो कितना मिलीमोल आ गया 25 इंटू एक्स मिलीमोल, ठीक है। तो ये HCl के कितने मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होंगे 2 टाइम्स ना, 1 से 2 रिएक्ट करेगा तो कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे 2 टाइम्स मतलब 50x मोल्स मिलीमोल्स, ठीक है। और हमें क्या दिया उसका 0.1 वॉल्यूम दिया है एंड 35 ml उसका मोलरिटी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आएगा, x इज 3.5/50 है ना। तो कितना आ गया 0.07, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 58 when the azimuthal quantum number बोलो Sir, like what is titration? So you can tell that, please. कोई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, लैब में करते हो ना तुम लोग, ब्यूरेट पिपेट लेके नहीं करते। हाँ, like but what is the difference between neutralization and titration then? टाइट्रेशन जो है अलग अलग टाइप की रिएक्शन हो सकती है। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो वाली रिएक्शन भी टाइट्रेशन हो सकती है। टाइट्रेशन मतलब कलर चेंज वाला कॉन्सेप्ट। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, जो हम लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पर रीडिंग वगैरह नोट करते हैं ना, कलर चेंज होता है तो जो रीडिंग नोट करते हैं तो वो टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, बट वहां पर भी रिएक्शन ही हो रही होती है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है वहां पर भी रिएक्शन हो रही होती है। तो जब कलर चेंज होता है तो वहां पर क्या कंप्लीट रिएक्शन होती है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है टाइट्रेशन। Sir, in the question they have given BaOH on reaction will give a titer value of 35 ml. टाइटर HCl2 वैल्यू में मतलब अरे यार BaOH होल ट्वाइस का तो ऑलरेडी उन्होंने वॉल्यूम दिया ये बात, ठीक है। हाँ yes. तो जब हम वो ब्यूरेट पिपेट लेते हैं, जो कलर चेंज होता है ना, जो कलर चेंज होने पे जो रीडिंग हम नोट करते हैं पेन पेपर लेके,
उस वैल्यू को हम बोलते हैं टाइटर वैल्यू। जो वॉल्यूम पे एक रीडिंग आती है ना, हाँ यार ये रीडिंग नोट कर लो, क्या है एक्सपेरिमेंट? टोटल वॉल्यूम। अरे टोटल वॉल्यूम नहीं यार, वॉल्यूम लिया जाता है उससे, वॉल्यूम की रीडिंग ली जाती है, उस रीडिंग पर कलर चेंज होता है, ब्यूरेट पिपेट वगैरह लेके करते हो जब एक्सपेरिमेंट, तो उस पर जो कलर चेंज होता है, तो वहां पर क्या कंप्लीट रिएक्शन होती है, ऐसा होता है, तो उसको टाइटर वैल्यू बोलते हैं। अच्छा ओके सर। ठीक है, मतलब वो टाइटर वैल्यू बेसिकली क्या है कि HCl जब कंप्लीट रिएक्ट करेगा तो HCl का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, दैट इज टाइटर वैल्यू। Now 58, when the azimuthal quantum number has the value of 2, the number of orbitals possible are, तो azimuthal quantum number जो है मतलब L की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो L अगर 2 है तो कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, कौन सा L है भाई? L2 मतलब D सबसेल हो गई नहीं, तो D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते बताओ? ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, yes that's then 59, gaseous transition metal M2 positive has 5 unpaired electron, what is the minimum atomic number? तो देखो ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक वाला, ओके दक्ष, तो डी ब्लॉक वाला है और उसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मिनिमम एटॉमिक नंबर बोल रहा है, मतलब डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज ले लो, मतलब कि 3D सीरीज ले लो, ठीक है। तो 3D सीरीज है और M2 पॉजिटिव में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास रहा होगा 4s0 3d5 रहा होगा, ठीक है, M2 पॉजिटिव। तो M जो है वो क्या रहा होगा? M रहा होगा 4s2 3d5। तो ये एक्चुअली क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट आयरन, और आयरन का जेड क्या होता है? आयरन का जेड होता है 20, सॉरी आयरन नहीं, Mn हो गया, D5 है ना, यस, तो ये Mn हो गया, और Mn का जेड क्या होता है? इट इज 25, ठीक है। तो ये हमारे पास 59 आ गया है, ठीक है। तो सर यहाँ मिनिमम क्यों लिखा? मिनिमम इसलिए लिखा है यार, ट्रांजिशन मेटल जो है जरूर थोड़ी 3D सीरीज का हो, Mn से नीचे वाला जो मेटल है ना, उसके भी 2 पॉजिटिव में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होंगे, समझ आया कि नहीं आया? 3D सीरीज वाले में भी 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे, 4D सीरीज वाला ले लोगे वहां पर भी ऐसा ही होगा, 5D वाले में भी ऐसे ही होगा। यस अर्शिल, ओके, और कोई डाउट है तो बोलो। सिक्सटी वाला तो भाई नंबर ऑफ वेव्स हो गए ना अर्शिल, 60 वाला जो है मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 किसके लिए आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये 4th ऑर्बिट में ही होगा ना। M की वैल्यू 3 किस में आएगी? 4th ऑर्बिट में ही आएगी, याद है? फर्स्ट ऑर्बिट में M की वैल्यू 0 रहती है, सेकेंड ऑर्बिट में M की वैल्यू 0 एंड 1 तक 1 होती है, ओके। तो 4th ऑर्बिट जो है उसमें क्या रहेगी वैल्यू? 3 तक जाएगी M की वैल्यू, ओके। सो ऑर्बिट नंबर यहाँ पर 4 है, और जो ऑर्बिट नंबर होता है वही नंबर ऑफ वेव्स के इक्वल आता है। क्लियर अर्शिल? बोलो। सर खाली बोर मतलब ऑर्बिट नंबर इक्वल टू वेव्स, पर वो खाली बोर इलेक्ट्रॉन बोर के लिए कि वो सच्ची में ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है, तो थ्योरी फेल हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब वो बोर इलेक्ट्रॉन को हाँ? वेव?
वो क्या? थियोरी ये बोर का ये हमने था। डी ब्रॉगली के बाद को बताया ना भाई, डी ब्रॉगली होने के बाद में हमने बताया है कि जो ऑर्बिट नंबर है, मतलब जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, इट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। वो अच्छा, डी ब्रॉगली के बाद में हमने बताया, बोर के टाइम थोड़ी बताया। वो फेल नहीं हुआ ना अभी तक? उसको मतलब करेक्ट ही बोलते हैं। ओके सर। और किसी कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो चलो सेशन एंड करते देन। हर्षिल 53 में ऑप्शन ए है क्या? 53 में ऑप्शन कहां से आ गया भाई हर्षिल? 53 तो न्यूमेरिकल है ना, ऑप्शन कहां से आ गया वो? 53 में कहां 5 ऑप्शन दिया है? अच्छा, मेरे पास एक्चुअली दूसरा पेपर है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम Na solid and Cl together, how many steps are endothermic? ओके ओके, सो एंडोथर्मिक तो यार यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टेप सॉलिड से गैस बनेगा तो एंडोथर्मिक होगा, Cl2 से Cl बनेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो भी एंडोथर्मिक होगा, निकालेंगे वो भी एंडोथर्मिक होगा, फिर Cl में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिलीज होगी एनर्जी, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से NaCl बनेगा तो वहां पर भी रिलीज होगी। तो ABC 3 स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक है, और D और E वाला जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो चलो एंड पे यहीं पे लेक्चर।